वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो बिहार का स्टेटिक जीके देखेंगे हम इस वीडियो में, और ये स्पेशल नोट्स हैं आपके बीपीएससी के लिए, पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे फैक्ट्स एंड ऑल हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे अच्छे से। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और पेड ग्रुप के लिए आप कॉल कर सकते हैं नंबर्स पे। अगर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। देखिए, जब भी आपको स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो स्टेट के बारे में बेसिक फैक्ट्स पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्चुअल है, जाहिर सी बात है, प्रीलिम्स एग्जाम ही फैक्चुअल है, तो यू कैन नॉट हेल्प इट। रिवीजन ही एकमात्र तरीका है। रेडीमेड डेटा अवेलेबल है, सब कुछ है, बस आपको पढ़ना है, 2-3 बार आंखों के सामने से निकाल लीजिए। प्रीलिम्स बेसिकली इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन। आपको सामने आपके आंसर्स ऑलरेडी हैं, आपको पहचानना है सिर्फ, उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी है। तो शुरुआत कर लेते हैं। बेसिक फैक्ट्स देख लीजिए। बिहार को एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाया गया। किससे बनाया गया था? बंगाल से। पहली चीज तो कब? दिल्ली दरबार जब हुआ था। कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911। कैपिटल क्या है? पटना। फॉर्मल अनाउंसमेंट कब हुआ कि प्रोविंस बना बिहार, मतलब उड़ीसा को इंक्लूड करके? ये दिसंबर में ये हुआ था, तो मार्च 1912 में ये हो गया। हाईकोर्ट कहां पे है? पटना। देखिए, हम ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं तो ये हमारा एक सिरे में कंप्लीट होता चला जाएगा। और प्रोविंस की तरह बिहार ने काम करना कब स्टार्ट करा? 1 अप्रैल 1912। लैंग्वेज क्या है स्टेट की? हिंदी। सेकंड स्टेट लैंग्वेज क्या है? उर्दू, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट का बर्ड क्या है? स्पैरो। आजकल अर्बनाइजेशन इतना हो गया है कि कहा जाता है कि जो ये स्पैरो है, पहले कितना दिखती थी, आंगन आंगन में आती थी ये सबके, अब इतना नहीं दिखती हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन। स्टेट एनिमल क्या है? बुल। स्टेट फ्लावर क्या है? मैरीगोल्ड। स्टेट ट्री है पीपल। स्टेट एम्बलम है बोधि ट्री। स्टेट फिश है मंगूर। स्टेट फेस्टिवल है छठ पूजा। वेरी फेमस, वेरी गुड ट्रेडिशन। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हैं आप एक बार, तो एक बार देख लीजिए, अदरवाइज आप देखिए छोड़ भी सकते हैं। मैं हर चीज आपको नहीं याद करने के लिए बोलूंगी, एग्जाम आपका नजदीक है, मैक्सिमम चीजें आपको रिवाइज करनी है, तो वो वाली चीजें पढ़िए जिनसे मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन यहां पे दिया हुआ है। टोटल एरिया है 94163 स्क्वायर किलोमीटर्स। लेंथ है नॉर्थ टू साउथ 345 किलोमीटर्स। विड्थ ईस्ट टू वेस्ट है 483। अच्छा, इंडिया का पता होना चाहिए वैसे, वो तो याद होना चाहिए आपको। जरा कमेंट डाउन करिए, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है इंडिया का। एवरेज एलिवेशन सी लेवल के ऊपर है 173 फीट, 173 फीट। वेस्ट बंगाल बॉर्डर्स देख लेंगे अब हम। देखिए, वेस्ट बंगाल, यूपी, नेपाल और झारखंड, और आपको ये भी बताया गया कौन कहाँ है। देखिए, बिहार का एक मैप अपने रूम में लगा लीजिए आप और उसको देखते रहिए बार बार, तो उससे थोड़ा आसान हो जाता है। डिविजन्स कितने हैं? यहाँ पे 9 हैं। डिस्ट्रिक्ट्स है 38। ये बहुत जरूरी फैक्ट है, देखिए ये बिल्कुल रख लीजिए। लोकसभा में सीट्स कितनी हैं? फिलहाल 40 हैं। राज्यसभा में 16 हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों के गलत हो जाते हैं, वजह आप पढ़ के नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सब दिया गया है, प्लीज पढ़ के जाइएगा। फिलहाल कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली में? 243। कितने लेजिस्लेटिव मेंबर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 75। और करंट नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए? लोकसभा में 6। करंट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट असेंबली में कितनी है? 40 हैं। टोटल पॉपुलेशन भी थोड़ा सा फिगर देख के जाइएगा, ये फिगर यहाँ पे बदल देगा वो कुछ, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये, और मैंने क्या बताया आपको भी, डिस्ट्रिक्ट्स, ये 2 फैक्ट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। मेल पॉपुलेशन देख लीजिए 52.14% है, फीमेल 47.86% है। अर्बन पॉपुलेशन 11.3% है, रूरल पॉपुलेशन 88.7% है। देखिए, तो ज्यादा रूरल है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 25.4% है। डेंसिटी है 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सेक्स रेशियो है 918 पर 1000। इंडिया का कितना है टोटल? जब आप अपना स्टेट प्रिपेयर करें तो साथ साथ इंडिया का प्रिपेयर करते जाइए, तो उससे आपकी 2 चीजें एक ही जगह पे प्रिपेयर हो जाती हैं। गोपालगंज वो डिस्ट्रिक्ट है जिसका हाईएस्ट है सेक्स रेशियो, 1021 है, और मुंगेर और भागलपुर का सबसे कम है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी श्योहर की है 1880। डिस्ट्रिक्ट सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाली है कैमूर। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया है वेस्टर्न चंपारण।
इन टर्म्स ऑफ एरिया स्मॉलेस्ट है शिवहर, सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? राजधानी है पटना। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है शेखपुरा, और सबसे ज्यादा डेकेडल ग्रोथ जिस डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है वो है माधेपुरा। लोएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो है गोपालगंज। हाईएस्ट माधेपुरा, लोएस्ट गोपालगंज। सबसे बड़ी सिटी फिर से राजधानी है। बिहार का रैंक इन टर्म्स ऑफ एरिया वेरी इंपॉर्टेंट 12वां है। टोटल लिटरेसी परसेंटेज 61.80%। पॉपुलेशन के टर्म्स में 12वां है, और रैंक कौन सा है? मतलब ये थर्ड रैंक हो गया। बिहार की मेल लिटरेसी रेट 71.20% है। रैंक, ये ई हटा लीजिए। बिहार का रैंक इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी पहला है। बिहार फीमेल लिटरेसी 51.50%। डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला रोहतास है, लोएस्ट पूर्णिया है। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट कहां पे है? रोहतास में है। हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहां पे? रोहतास में। तो आसान हो गया याद करना आपके लिए। और लोएस्ट मेल लिटरेसी कहां पे है? पूर्णिया में है। और फीमेल सहरसा में है। लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है गंडक प्रोजेक्ट। कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गया। वार्मेस्ट है गया। सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है किशनगंज में, सबसे कम होती है औरंगाबाद में। ऐसे बोलचाल की भाषा में याद करते जाइए। देखिए सब डिविजन्स कितने हैं? 101। टोटल एरिया कंट्री का, उसके टर्म्स में एरिया ऑफ बिहार कितना है? 2.86%। सी लेवल से डिस्टेंस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट 200 किलोमीटर है। ग्राम पंचायत है 8387, ब्लॉक है 534। ये सारे बेसिक फैक्ट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता चुकी हूं, साथ साथ आप इंडिया वाले भी इसी के साथ में प्रिपेयर करते चले जाएंगे। ठीक है, अब कुछ कल्चरल फैक्ट्स देख लेते हैं हम बिहार से संबंधित। मेजर फोक डांसेस बिहार के, झिझिया डांस। एक तो ना मैं आपको एक चीज बताती हूं यहां पे, अब ये फोक डांसेस इतने हैं, एक बार फटाफट इनके नाम देखते चले जाओ। पहली चीज झिझिया, गोल्डन, विद्यापति, करिया झूमर, ढोबिया, पनवाड़ी, लौंडा डांस, जोगिडा डांस। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, पढ़ने से क्या फायदा हुआ? पहली चीज तो ये इनमें से कोई डांस लिखा आया और मैच द फॉलोइंग आ गया, या ये पूछ लिया इसमें से कौन सा बिहार का नहीं है, तो सारे फेमस वाले तो यहीं पे इंक्लूड हो गए हैं। एक एक लाइन थोड़ा पता भी रखो भाई। झिझिया के बारे में, ये लव अफेयर्स ऑफ चित्रसेन और उनकी रानी के बीच के लव अफेयर्स को बताता है, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये गोल्डन डांस परफॉर्म किया जाता है बाय प्रोस्टिट्यूट्स या फिर प्रोफेशनल विमेन जो रिलेटेड हैं, मतलब जो गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए जो प्रोफेशनल विमेन डांस करती हैं, वो होता है गोल्डन। विद्यापति, इसमें जो मिथिला के बहुत फेमस पोएट हैं विद्यापति, उनके वर्सेस जो उनकी लाइंस हैं उनको दर्शाया जाता है इस लिरिक्स में रिलेट करके। करिया झूमर है, ये फीमेल प्रिडोमिनेंट फोक डांस है, मिथिला में काफी पॉपुलर है। ढोबिया डांस जो है, धोबी सोसाइटी जो है भोजपुर रीजन की, बिहार की, वो इसको प्रैक्टिस करती है। पनवाड़िया डांस मेन या फिर ट्रांसजेंडर्स करते हैं जब किसी का जन्म या कुछ खुशी के मौके पे बेसिकली। लौंडा डांस इज प्रैक्टिस्ड इन भोजपुर रीजन, और जोगिडा डांस को विलेजर्स वगैरह परफॉर्म करते हैं इकट्ठा होके, कब? होली पे। मेजर फोक ड्रामा देखेंगे, भकूली बंका, जात जातिन डांस परफॉर्म होता है इस फोक डांस के अंडर, बेसिकली ड्रामा है ये। कीर्तनिया, यहाँ पे क्या होता है, लीलास दिखाई जाती हैं, किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। सम चकवा, ये जो है ये सिबलिंग से रिलेटेड है, मतलब भाई बहन, बहन भाई, बहन बहन, हाँ मतलब भाई बहन और बहन भाई तो एक ही हो गया, तो मतलब सिबलिंग से रिलेटेड है, समझ गए ना आप, मतलब फीलिंग समझ जाइए बस। डोमचक, ये बहुत डोमेस्टिक और प्राइवेट फोक डांस है बिहार का। जात जतिन, ये बेसिकली फोक ड्रामा है जो कि सावन के टाइम पे होता है, फुल मून के टाइम पे, कार्तिक मंथ में अनमैरिड गर्ल्स इसको परफॉर्म करती हैं। विदेशिया जो है ये फोक ड्रामा है भोजपुर रीजन का, जो शुरू होता है इन्वोकेशन से, मंगलचरण जिसको बोलते हैं, और फीमेल कैरेक्टर्स का जो रोल है वो भी यहाँ पे मेल एक्टर्स प्ले करते हैं। ऐसा बहुत डांसेस में वैसे देखा जाता है। चलिए फोक सॉन्ग्स देख लीजिए। पूर्वी, ये जो है इसके अंदर विहारनीज डिस्क्राइब करती हैं, मतलब अपने हस्बैंड से जो सेपरेशन हो गया है उस पेन को डिस्क्राइब किया जाता है इस सॉन्ग के थ्रू। देखिए नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्का सा लाइन इसलिए बता जाती है आपको जिससे कि आप लिंक कर पाएं। अब बस नाम लिख दो तो फिर आपका लिंक थोड़ा सा टूट सकता है, इसलिए आपको ये लाइन्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। लगनी, ये अच्छे किसी खुशहाल मैरिज वगैरह के टाइम पे गाया जाता है। किन डिस्ट्रिक्ट्स में? पूर्णिया, माधेपुरा, सुपाल, लहरसा, इन सब में। नाचरी, लॉर्ड शिवा की बहुत तारीफ होती है इस गाने से। पर्व गीत,
ये अलग अलग तरह के मांगलिक गीत होते हैं जो अलग अलग टाइम के मतलब फेस्टिवल्स वगैरह पे गाए जाते हैं। दीना भंडारी, इस फोक सॉन्ग के थ्रू दो ब्रदर्स जो थे दीना और भद्री, उनके बहादुरी को गाया जाता है। बीजामल, ये किंग बीजामल की बहादुरी को इस गाने के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है। बेसिकली फोक जो ड्रामा डांस होता है वो यही तो होता है, लोकल लोगों को प्रेस करना या किसी किंग को, कोई ऐसी मतलब स्टोरी को, उसको प्रेस करना। तो मतलब इनके पीछे एक ही तो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, सलहीस। इसमें सेम एपिसोड नरेट और प्रेजेंट किए जाते हैं इन द मैनर कैसे दोना मलिन लिबरेट कर रहे हैं अपने लवर सलहीस को स्लेवरी से, ठीक है। लोरी कयान, ये एक फोक सॉन्ग है, वीर रास दर्शाया जाता है इसमें। गाथा गीत, ये बेलार्ड सॉन्ग्स होते हैं बिहार के, कहाँ पे ये साल्हेस लोरकिया, इनके नाम दिए हुए हैं बैलेड सॉन्ग्स के। तो बैलेड क्या होती है, मतलब वीर गाथा होती है बेसिकली, जो कि गा के सुनाया जाए, वो बैलेड होती है, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि किसी की प्रेज या किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी की वीर गाथा गाई जा रही है। संस्कार गीत क्या होता है, ये है सोहर, समदौन, गौना, बेटी विदाई, कोहबर, खिलौना, भदवा, ये सब ये संस्कार गीत हैं। फेयर्स, मेले बिहार के। सिंहेश्वर स्थान फेयर, ये कहाँ पे कब होता है, शिवरात्रि पे होता है और सिंहेश्वर में होता है माधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। मंडर मेला, ये होता है हर साल मकर संक्रांति पे, मंडर हिल ऑफ बंका डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर का मेला, ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है सुहृदय संघ, ये ऑर्गेनाइज करती है इस मेले को, और लोग आते हैं जो साहित्य पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। पितृपक्ष फेयर, इसमें क्या होता है, हिंदू दुनिया भर से आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पिंडदान एक रिचुअल होता है, अपने पितरों की शांति के लिए ये किया जाता है। जानकी नवमी फेयर, ये सीतागढ़ी में होता है ऑन द 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ चैत्र मंथ, ठीक है। वैशाली फेयर, ये वैशाली में होता है, जैन रिलीजन के लोग यहाँ पे आते हैं ऑल ओवर द कंट्री से। सौरथ फेयर, ये होता है सौरथ में, जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता है। सोनपुर कैटल फेयर होता है, पशु मेला होता है, ये लार्जेस्ट कैटल फेयर है कंट्री में, और इस वर्ल्ड फेमस फेयर को हर क्षेत्र फेयर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स, मेले देख लिए हैं। कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडाग्राम, बताइए, तो मतलब बताने की जरूरत है क्या, लिखा ही है सामने। तो सबसे फेमस है, भगवान महावीर का जन्म हुआ था यहाँ पे। बिहार शरीफ पाल रूलर धर्मपाल ने स्टैब्लिश की थी। उदंतीपुर यूनिवर्सिटी यहीं पे। वैशाली बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जैनिज्म का। ये सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी। अच्छा, कौन थे इसके जिन्होंने प्रिजाइड किया था इस काउंसिल को, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, बताइए। नालंदा, ये वन ऑफ द 8 ओरिजिनल स्तूप्स हैं कंट्री के, जो कि एंशंट बुद्धिस्ट मतलब क्या क्या रखा गया है, या क्या माना जाता है कि स्तूप्स में क्या रखा गया है, बताइए जरा आप मुझे, लिखा भी है यहाँ पे। राजगिरी या फिर राजगीर, ये एंशंट कैपिटल थी मगध एम्पायर की, इसको राजगीर कहा जाता है, जो कि नालंदा में आती है। देव और देव बर्नक, ये गया के पास है, 20 किलोमीटर दूर गया से, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। सन टेम्पल यहाँ पे लोकेटेड है। बनगांव, ये सहरसा से 8 किलोमीटर दूर है, और बनगांव जो है ये आर्कियोलॉजिकल साइट है कोशी रेंज की। सासाराम, यहाँ पे फोर्ट है किसका, शेर शाह सूरी का। सादिकपुर, ये पटना में है, जो सेंटर था वहाबी मूवमेंट का। लीडर का नाम बताइए जरा मुझे वहाबी मूवमेंट के। अभी मैंने एक वीडियो करवाया है मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें मैंने ये सब कुछ बताया है बिहार के लिए ही, तो आप बताएंगे मेरे को, वो आप वीडियो देख चुके होंगे, तभी ये वीडियो देखिए, तभी अच्छे से तैयारी होगी आपकी। पादरी की हवेली, ये ओल्डेस्ट चर्च है पटना का। पादरी फादर होता है ना। हर मंदिर, ये गुरुद्वारा है जो बर्थ प्लेस है 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी की, जो पटना में लोकेटेड है। विक्रमशिला भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। क्या था ये, इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन था पाल डायनेस्टी के वक्त। पावपुरी, ये नालंदा में है, पिलग्रिमेज सेंटर है फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म का। गया कौन सी रिवर के किनारे है, फल्गु रिवर के किनारे। बौद्ध गया 14 किलोमीटर दूर है ये गया से। गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था यहीं पे अंडर पीपल ट्री, बौद्ध गया में, तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो गई। तो ये आपको सब पता होना चाहिए। कुछ रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस देख लीजिए बिहार की। बड़ी पतन देवी टेम्पल पटना, पत्थर की मस्जिद पटना, शीतला माता टेम्पल पटना, मानेर शरीफ पटना। देखिए
आधे से ज्यादा तो पटना में ही है, तो फिर आसान है ये वाले तो याद रखना। चैतन्य महाप्रभु टेम्पल पटना, गुरुद्वारा गौघाट पटना, बिरला मंदिर पटना, गुरुद्वारा हांडी साहब दानापुर, अहिरौली बक्सर, पादरी की हवेली पटना, अभी ऊपर भी देखा था, उग्रतारा मंदिर महिषी सहरसा, विश्व शांति स्तूप राजगीर, सबको पता होना चाहिए ये, गुप्त धाम रोहतास, गिरधकुट हिल राजगीर, चौमुखी महादेव वैशाली, सप्तपर्णी केव राजगीर, नेपाली टेम्पल हाजीपुर, जीवक अमरवाना राजगीर, मंडारगिरी भागलपुर, वेनुवन विहार राजगीर, राजगीर नालंदा, राजगीर नालंदा, ये 2 बार आ गया, हटा दो इसको, एक मतलब एक ही बार पढ़ लो, राम जानकी टेम्पल सीतामढ़ी, पावपुरी नालंदा, सिंहेश्वर माधेपुरा, मतलब ऊपर देख चुके हो आप इनमें से कुछ, ऐसा मत बैठना कि बिल्कुल क्या ही बोल रही हैं। तो चंपा नाथनगर भागलपुर, ठीक है, और विष्णुपद टेम्पल गया, गुनावजी नवादा, सीताकुंड मुंगेर, कुंडग्राम वैशाली, हरिनाथ टेम्पल सोनपुर, कमलदास जैन टेम्पल, ये हो गया आपका पटना। ठीक है, तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस थी, रिलीजियस धार्मिक जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ये हमने अभी देख ली। बिहार की डिस्ट्रिक्ट्स और किससे वो बाउंड्री शेयर करती हैं, देखो ये अगर मैप लगा लिया है तो ये वाला प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेपाल से आसपास देखो, किशनगंज, अरारिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। ठीक है, ये ध्यान रखना प्लीज। यूपी से 8 हैं, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सरन, सिवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। ठीक है, झारखंड से भी 8 हैं, भागलपुर, बंका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैथर। वेस्ट बंगाल से किशनगंज, पूर्णिया और कैथार, 2 तो ये इंटरनेशनल हो गए, 1 सॉरी। ठीक है, और ये 3 स्टेट से बिहार की बाउंड्री लगती है, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखना। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिहार की, देखो बिहार में वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कहाँ पे, स्वैम्स ऑफ फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब किशनगंज के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में और सोमेश्वर की पहाड़ियों पे। ठीक है, स्वैम्स वाला एरिया कौन सा होता है, जो थोड़ा मॉइस्ट होता है। ड्राई डेसिडुअस कहाँ पे मिलते हैं, कैमूर हिल्स पे मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू के नदरन स्लोप्स पे, जो नॉर्थ वाला ढलान है उस पे। ठीक है, तेराई फॉरेस्ट जो है नदरन सब हिमालयस के, वो मिलते हैं सोमेश्वर की रेंजेस पे, और दून में वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। नदरन तेराई रीजन पड़ता है पूर्णिया का और अरारिया डिस्ट्रिक्ट्स का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब हम कवर करेंगे, मेजर वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज, मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट पता होनी चाहिए आपको। तो वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरीज दोनों यहाँ पे कवर्ड है और उनका डिस्ट्रिक्ट देख लीजिए। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर, विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क अकेला नेशनल पार्क है बिहार का, स्टार बना लेते हैं। वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना, परमान डॉल्फिन सेंचुरी अरारिया, कन्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, कन्वर लेक बेगूसराय बिहार, नागी बर्ड सेंचुरी जमुई, बक्सर बर्ड सेंचुरी बक्सर में है, गोगाबिल बर्ड सेंचुरी काटेहार, कुशेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, नियर अ प्लेस कॉल्ड कुशेश्वर, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण, बरेला सलीम अली जुब्बा साहनी सेंचुरी वैशाली, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर, गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, गया में, राजगीर इज इन राजगीर एंड पंत इज इन राजगीर नालंदा। तो ये 2 तो राजगीर में हो गई, बाकी मैच द फॉलोइंग और नाम थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, पढ़ के जाओ बढ़िया से, पेपर क्लियर करके आओ। हो नहीं सकता पेपर रख के रुक जाए अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो। हर साल का पेपर उठा के देख लो, एक कंटेंट पकड़ लो और वो कंटेंट कौन सा है वो देख लो, सामने है आपके, और देखो पेपर रुक जाए तो बताना, फिर आके हो जाए क्लियर तो मत बताना, एक बार को रुक जाए तो बताना। ठीक है, चलो मेजर इंस्टीट्यूट, म्यूजियम और लाइब्रेरीज देखेंगे बिहार में। इंस्टीट्यूट और उनके फाउंडेशन ईयर, बिहार रिसर्च सोसाइटी पटना 1915, बिहार हिंदी लिटरेचर कॉन्फ्रेंस पटना 1919, मैथिली लिटरेचर काउंसिल 39, बिहार नेशनल लैंग्वेज काउंसिल 50 पटना में है, काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना में 50, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा में 51। देखो ऐसे पढ़ते जाओ। भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना 1950, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1955, प्राकृत जैन शास्त्र एंड अहिंसा रिसर्च इंस्टीट्यूट वैशाली 1955, काल भवन पूर्णिया 1955, बिहार उर्दू अकेडमी 75। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और उनके फाउंडेशन ईयर। नाम इंपॉर्टेंट है लेकिन अब ईयर तो थोड़ा सा देख के जाओ कि हाँ अच्छा ये इतना पुराना है, ये थोड़ा लेटेस्ट है, थोड़ा इस चीज का आइडिया रख के जाओ। बस एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाई करो, रट्टाफिकेशन नहीं करना है। लगता है हमें देखने से बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं ये फैक्ट्स,
पर ठीक है, देखो बच्चे ही कर रहे हैं सब एग्जाम क्लियर, तो आप भी बिल्कुल करेंगे। पटना यूनिवर्सिटी पटना 1917, देखो कितनी पुरानी है ये। क्या चल रहा था इस वक्त, बताओ जरा, इंडियन नेशनल मूवमेंट में कोई किसी इवेंट से एसोसिएट करो पटना यूनिवर्सिटी को। पटना मेडिकल कॉलेज 1925, दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947, तिलका मांझी बाघलपुर यूनिवर्सिटी 1960, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी 1961, मगध यूनिवर्सिटी बोध गया 62, अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज 1969, नालंदा मेडिकल कॉलेज कंकरबाग पटना 1969, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर 1971, एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1971, पटना डेंटल कॉलेज 80, बुद्धा डेंटल कॉलेज 85, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन 1987, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा 1992, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना 2007, जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज माधेपुर 2000, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी 2013, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नालंदा 2013, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूजियम्स देख लीजिए, पटना म्यूजियम 1917, नालंदा आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम सेम ईयर, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ वैशाली 1945, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम बोध गया 1956, राजेंद्र स्मृति संग्रहालय पटना 1963, गांधी संग्रहालय पटना 1967, गया म्यूजियम 70, नवादा म्यूजियम 74, महाराजा लक्ष्मीश्वर सिंह म्यूजियम 79, बिहार म्यूजियम पटना 2015। देखो खुद से कभी पढ़ोगे ना बैठ के तो कभी नहीं पढ़ोगे एक एक ईयर, वीडियो के साथ पर पढ़ लोगे, मजबूरी है, बशर्ते स्किप ना करो। तो मैं पढ़ रही हूं आपके लिए, तो प्लीज आप जरूर पढ़ के जाइए इस चीज को, कोई भी चीज आपकी छूटे नहीं, ये चीज इंश्योर कराई जा रही है यहाँ पे, तो आप अपना सिलेक्शन कर लीजिए इंश्योर। देखिए हम पढ़ा सकते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करवा सकते हैं, करने वाले आप हैं, पेपर आप ही क्लियर करेंगे, क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा, और देखिए नौकरी भी आप ही की लगेगी तो फायदा भी आप ही को होगा, फेयर गेम है एकदम, ठीक है। चलिए, मेजर लाइब्रेरीज और उनके फाउंडेशन ईयर, गोपाल नारायण लाइब्रेरी पटना 1912, श्री शारदा सदन लाइब्रेरी लालगंज 1914, गायत पब्लिक लाइब्रेरी 1916, श्री हिंदी लाइब्रेरी सोहसारी बिहार शरीफ नालंदा 1924, सिन्हा लाइब्रेरी पटना, खुदाबख्श लाइब्रेरी, ये 1924 सेम ईयर हो गए दोनों, पटना ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी 1938, पब्लिक लाइब्रेरी पूर्णिया 1952, प्रभावती विमेंस लाइब्रेरी पटना 1973, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पर्सन हर फील्ड में, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखने में भी आसान रहेगा। पहले गवर्नर बिहार के जय रामदास दौलत राम, पहले चीफ मिनिस्टर बिहार के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार जो कि प्रेसिडेंट बने थे, कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले हरिजन चीफ मिनिस्टर बिहार के भोला पासवान शास्त्री, पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बिहार की राबड़ी देवी जी। द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जिनका शॉर्टेस्ट टर्म था ऑफिस का, सतीश प्रसाद सिंह, पहले इंडिपेंडेंट, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते थे, कौन थे वो चीफ मिनिस्टर, महामाया प्रसाद सिन्हा। वो चीफ मिनिस्टर बिहार के जिनका लॉन्गेस्ट था ऑफिस पे जो टाइम बिताया उन्होंने, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, अभी ऊपर भी आए थे नाम, तो इसे रिलेट करते रहो हाथ के हाथ। पहले स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के राम दयालु सिंह, पहले चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के राजीव रंजन प्रसाद सिंह, पहली वुमेन चेयरपर्सन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल की राजेश्वरी देवी, पहली चेयरपर्सन बिहार स्टेट विमेंस कमीशन की मंजू प्रकाश, पहले चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट के इंडिपेंडेंस के बाद ये हैं सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल, फर्स्ट विमेन चीफ जस्टिस पटना हाईकोर्ट की जस्टिस MS रेखा मनोहर लाल दोषित, पहले पर्सन बिहार के जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, पहले पर्सन बिहार से जिनको अशोक चक्र मिला पोस्थोमसली मरने उपरांत रणधीर वर्मा, फर्स्ट पर्सन फ्रॉम बिहार जिनको क्या मिला ज्ञानपीठ अवार्ड रामधारी सिंह दिनकर, स्टार बनाओ। बिहार फर्स्ट फीमेल पायलट मिस भावना कांठ इंडियन एयरफोर्स में, पहली फीमेल डायरेक्टर बॉलीवुड की गीतांजलि सिन्हा, पहली वुमेन बिहार की जो माउंट एवरेस्ट पहुंची स्क्वाड्रन लीडर निरुपमा पांडे, पहली फीमेल ऑफिसर बिहार की इंडियन आर्मी में कैप्टन यूथिका, पहला ऑर्गेनिक विलेज ऑफ द स्टेट कोठिया डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर, पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिहार का इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम पटना, पहला डांस इंस्टीट्यूट इंडियन डांस आर्ट्स टेम्पल पटना, पहला स्टेडियम बिहार का मोइनुल हक स्टेडियम पटना, पहला साइंस सेंटर श्री कृष्ण साइंस सेंटर पटना, पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट बिहार का सोन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट,
अकेला गोल्ड रिजर्व एरिया बिहार का कौन सा है? करमातिया विलेज, मुंगेर। बिहार का हाईएस्ट सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रोहतास। पहला बैंक जो बिहार में बना इलाहाबाद बैंक था वो। पहला स्टेट कंट्री में जो प्रोवाइड करता है लीगल राइट्स किसको? माइनॉरिटीज कमीशन को, वो बिहार है। पहला पर्सन कंट्री का जिसको 5 करोड़ रुपए मिले किसी टेलीविजन गेम शो में, कौन थे वो? सुशील कुमार। रेसिडेंट हैं ये मोतिहारी के। लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट पिलग्रिमेज प्लेस, तीर्थ स्थल कौन सा है बिहार का? गया। और लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? सोनपुर स्टेशन, बिहार। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये जरा अच्छे से देख के जाइएगा। द फर्स्ट पर्सन इन वेरियस फील्ड्स, हमने सब सारे इंपॉर्टेंट कवर कर लिए, एक भी नहीं छूटेगा। यहां पे अब हम वो फैक्ट्स देखेंगे जो बिहार हिस्ट्री के हैं, इन पर्टिकुलर एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, तीनों के ही। ओवरऑल वाला वीडियो आपके पास जा चुका है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो इसमें हम बिहार से रिलेटेड देखेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करें तो जो वर्ड विहार है बेसिकली उसका मतलब है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। वैसे विहार का एक्चुअल मतलब ये है कि कोई रहने की जगह, ठीक है। अब मीजोलिथिक एज के जो रिमेन्स हैं वो मुंगेर में मिले हैं, मीजोलिथिक के, और नियोलिथिक के नवपाषाण काल है ये, ठीक है। और इसके मिले हैं चिरांड, सरन डिस्ट्रिक्ट में, और छेछर वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ बिहार में। और पेलियोलिथिक एज के टूल्स पाए गए हैं भीमदाम ऑफ मुंगेर। ये आपको याद रखना है, जैसे हम ओवरऑल साइट्स पढ़ते हैं जब, सेम तरह से लिंक करके आप अपने स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अंग था, किंगडम ऑफ अंग, वो कहाँ था? मुंगेर और भागलपुर, बस इतना याद रखो। ऋग्वेद में कीकट और वृत्त वर्ड्स दिए हुए हैं जो एक्चुअल किसको रेफर करते हैं? बिहार को रेफर करते हैं। वायु पुराण में ऐसा डिस्कशन हुआ है कि असुर थे, असुराज, कौन से रीजन में? गया रीजन में। और महात्मा गौतम बुद्ध के टाइम पे नॉर्थ इंडिया की जो पॉलिटिक्स थी वो बहुत 4 पावरफुल मॉनेस्ट्रीज थी जो इसको होल्ड करते थे पॉलिटिक्स को। कुसाल, वत्सा, अवंती, मगध, ऐसे नाम याद रखो बस, ठीक है। जल्दी मतलब कम टाइम में जल्दी प्रिपेयर करने का तरीका बता रही हूं मैं। और मगध का पहला जिक्र कहां है? अथर्ववेद। यही याद कर लो बस, मैडम ने अथर्ववेद बोला था और यही याद करने को बोला था बस। देखो वीडियो अच्छे से एक बार देखा हुआ भी ना आपको बहुत वैल्यू दे सकता है, तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। पहला मगध एम्पायर जो फ्लरिश हुआ वो 6th सेंचुरी में हुआ। 6th सेंचुरी में पहला वर्ल्ड का रिपब्लिकन सिस्टम आया, गणतंत्र आया, कहां पे? वैशाली में आया। और अर्लीस्ट कैपिटल मगध का क्या था? गिरवीराज, राजगृह। उद्यन फाउंडर थे पाटलिपुत्र के। उसके बाद रूलर ऑफ शिशुंग डायनेस्टी, मतलब शिशुंग डायनेस्टी का राज स्टैब्लिश हुआ मगध एम्पायर पे। और मगध एम्पायर के जो महापद्मनंद थे उन्होंने खुद को कहा एक रथ, ठीक है। नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आएगी। मगध रूलर घनानंद किसके कंटेम्प्रेरी थे? मतलब सेम समकालीन थे अलेक्जेंडर द ग्रेट के। मौर्य डायनेस्टी जो थी मगध में वो किसने स्टैब्लिश की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त का जो पैलेस है पाटलिपुत्र में वो किससे बना हुआ था? लकड़ी से, वुड से बना हुआ था। और सबसे फेमस जो एजुकेशन सेंटर है मॉडर्न पीरियड का वो कौन सा था? तक्षशिला। देखो मैं यहीं पे आपको एज क्वेश्चंस पढ़ा रही हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य पहले थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिस्क्रिप्शन है पाटलिपुत्र का वो कौन सी बुक में अवेलेबल है? इंडिका। किसने लिखी है ये? मेगास्थनीज ने। मिनिएचर इंस्क्रिप्शन है जो मस्की पे, अशोक ने उनको अपने आप को एम्परर बताया मगध का। मिनिएचर मतलब छोटा, ठीक है। इंस्क्रिप्शन जो कि हमें मिला है, अभिलेख इंस्क्रिप्शन नालंदा अवंतीपुरम, उसमें बोला गया है महाराजाधिराज, ठीक है, अवंतीवरम को। और महेश ठाकुर ने कौन सी डायनेस्टी की खोज की थी? दरभंगा डायनेस्टी की। महेश ठाकुर, दरभंगा डायनेस्टी। सुचंद्र वर्मन ने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई कहां? मगध में। नालंदा महावीरा इसी किस वक्त हुई स्टैब्लिश? गुप्ता पीरियड। सुचंद्र वर्मन, मगध, इंडिपेंडेंट किंगडम। और गुप्ता पीरियड जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके फाउंडर कौन थे? कुमार गुप्त। और बिहार की ग्लोरी रिवाइव हुई थी 4th सेंचुरी एडी में इसी डायनेस्टी के अंडर, गुप्ता डायनेस्टी के अंडर। महाबोधि टेम्पल बौद्ध गया का और जो नालंदा महावीर हैं ये क्या है? इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर के फील्ड में, ठीक है। स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्ता पीरियड को, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का। मिडिवल हिस्ट्री, गोपाल कौन सी डायनेस्टी के फाउंडर हैं? पाल डायनेस्टी के। इन्होंने पूरे एम्पायर को स्प्रेड किया इस रीजन में बिहार के। और गोपाल ने एक मॉनेस्ट्री बनाई कहां पे? यूनिवर्सिटी उदंतीपुर में, जो कि बिहार शरीफ में है आज। पाल रूलर धर्मपाल ने क्या बनवाई? महावीर और यूनिवर्सिटी एट विक्रमशिला, ठीक है, भागलपुर में।
देवपाल ने 5 गांव दिए थे विहार, जो नालंदा विहार है, इसकी मेंटेनेंस के लिए। और प्रतिहार्ज ने मोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूपी को ऑक्यूपाई कर लिया था। और बिहार को किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के और महेंद्रपाल के। और फिर 12th सेंचुरी आते आते तुर्कियों ने, टर्क्स ने बिहार पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। एक टैक्स का नाम है तुरुष्कदंड। तुरुष्का दंड कहाँ मिलता है? वो मुंगेर की कॉपर प्लेट पे। गहाडवाल डायनेस्टी के रूलर गोविंद चंद्र की प्लेट थी ये कॉपर की। ये इसके ऊपर लिखते थे बेसिकली, तो वो सरवाइव करी हैं, मेटल वगैरह की जो प्लेट्स होती थी। रियल क्रेडिट जो जाता है ऑटोमन पावर को एस्टैब्लिशमेंट का बिहार में, वो जाता है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्न बख्तियार खिलजी को। फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, बलबन, इल्तुतमिश, घियासुद्दीन तुगलक, इन सब ने इन्वेजन किए थे कहाँ पे? बिहार में। जो जैन टेम्पल है राजगीर के, उनसे जो इंस्क्रिप्शन मिलते हैं वहां पे है कि डोनेशन की गई थी बाय फिरोज शाह तुगलक इन जैन टेम्पल्स की। मिडीवल पीरियड में पॉलिटिकल पावर, एजुकेशनल और कल्चरल डिग्निटी जो थी बिहार की, वो उसको काफी चोट पहुंचाई गई थी। और मुगल रूलर अकबर ने पहली बार बिहार को एनेक्स किया था, अपने एम्पायर में मिला लिया था। इल्तुतमिश ने किसको अपॉइंट किया था पहला सूबेदार बिहार का? मलिक जानी को। और जो ये खोई हुई इज्जत थी बेसिकली बिहार की, वो किसने रिस्टोर करी? शेर शाह सूरी ने। पटना सिटी को स्टैब्लिश किया कहाँ पे? ऑन द प्लेस ऑफ एंशंट पाटलिपुत्र सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। अकबर ने बंगाल और बिहार को एनेक्स किया मुगल एम्पायर में 1576, थोड़ा ईयर हल्का सा याद रखना। और अगस्त 1765 में एम्परर शाह आलम II ने किसकी दीवानी दे दी थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब पढ़ चुके हो आप लोग, जो चीज पढ़ चुके हो देखो प्लीज उसे ध्यान रखो। और मुगल्स के बाद में क्या हुआ था? बिहार किसके कंट्रोल में आ गया था? बंगाल के नवाब्स के कंट्रोल में आ गया था, जो कि इनसे अपना कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखा गया था। पढ़ा था ना हमने। चलो मॉडर्न हिस्ट्री। नवाब ऑफ बंगाल जो थे मीर कासिम आ गए हैं ये। इन्होंने मुंगेर को अपनी कैपिटल बनाया। रॉबर्ट क्लाइव ने शिताब राय को नायब दीवान बनाया बिहार का। गोलघर इस टाइम पे बनाया गया था, किस टाइम पे? जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और पटना किस चीज का सेंटर था? वहाबी मूवमेंट का। बाबू कुंवर सिंह लीडर थे रेवोल्यूशनरीज के बिहार में 1857 के टाइम पे। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड सेशन बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस का हुआ था किसके एफर्ट से? श्री दीप नारायण सिंह के एफर्ट से। जयप्रकाश नारायण किसके फाउंडर थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस बनी 1936 में। और बिहार और उड़ीसा अलग हुए, पार्टीशन हुआ 1936 में। बाबू महेश्वर प्रसाद एडिटर थे बिहारी न्यूज़पेपर के, जो सबसे मेन न्यूज़पेपर बिहार का था। नेशनल लीडर चंपारण नाइल मूवमेंट के कौन थे? पता है आपको कौन थे? और नॉन कोऑपरेशन के वक्त जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया था, जब सिर्फ 20 दिन बचे थे एक्चुअली उनके एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आप, आजकल सब व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं। उस उम्र में चितरंजन दास जो हैं प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के 1922 में। बिहार का मेंशन कहाँ आता है? कीर्तिलता में, जो किसने कंपोज की? विद्यापति ने 1930 में। पहला रिवोल्ट ब्रिटिशर्स रूलर्स के अगेंस्ट 1763 में हुआ बाय द स्कैटिक्स ऑफ बंगाल एंड बिहार। ये रिबेलियन को कहा जाता है सन्यासी रिबेलियन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव स्टडीड इट बिफोर, पढ़ा चुकी हूं मैं ये चीज। 1891 में खुदाबख्श लाइब्रेरी स्टैब्लिश हुई पटना में। सूफीज जो थे चिश्ती सिलसिले के, वो पहली बार बिहार आए। रोमन कैथोलिक प्रीस्ट ने पहली बार क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट की बिहार में। पुराना नाम क्या है बिहार शरीफ का? उदंतीपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। रॉल्फ फिच पहले इंग्लिश ट्रैवलर थे जो बिहार आए थे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुल्ला बहाबहानी एक रिलीजियस स्कॉलर थे जो कि ईरानियन ट्रैवलर थे, मतलब उन ईरानियन ट्रैवलर्स में से थे जिन्होंने मिडीवल बिहार देखा था। ठीक है, अब ये आप देख चुके हैं सब इंपॉर्टेंट चीजें। अब कुछ कंट्रीब्यूशन देख लीजिए रेवोल्यूशनरीज का, मतलब बिहार के रेवोल्यूशनरीज का हमारी आजादी की लड़ाई में। श्री सियाराम सिंह, इनकी लीडरशिप में सियाराम दल ने काफी रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन प्लेस किया था, बढ़ावा दिया था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को बिहार में। अंबिकाकांत सिंह और जगदीश नारायण, इनके कोऑपरेशन से एक मंथली मैगजीन आई थी युवक पटना से। चंद्रामा सिंह ने फनेंद्र नाथ को मारा था। ये इन्फॉर्मर थे बेसिकली, मुखबिरी की थी इन्होंने लाहौर पटना कॉन्स्पिरेसी केस में, तो इन्होंने इनको मार दिया था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, सितारे बनाओ खूब सारे। 1908 में इन्होंने अटेम्प्ट किया था किसको मारने का? मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट DH किंग्सफोर्ड को, लेकिन बाय मिस्टेक उनकी वाइफ और उनकी जो डॉटर थी
डॉटर ऑफ लॉयर थी प्रिंगले कैनेडे, उनकी डेथ हो गई थी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बैनर्जी एंड बाल ठाकुर दास, ये सब अर्ली रेवोल्यूशनरीज रहे हैं बिहार से। कार्यानंद शर्मा 1935 में इनकी लीडरशिप में मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया गया था इन भारियातल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लीडरशिप थी फॉर द रिटर्न ऑफ लैंड। कुछ मैटर था, पर आपको बस ये नाम याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो अब सोर्सेज देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ बिहार के। हमने देखा था ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सोर्सेज होते हैं कुछ। देखो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो प्री हिस्टोरिक एरिया है। प्री हिस्टोरिक एरिया कौन सा होता है पहले ये पता है आपको? देखो प्री हिस्टोरिक वो एरिया है जबकि हिस्ट्री रिकॉर्डेड नहीं है। तो हिस्ट्री तो वही है ना जो रिकॉर्डेड है। तो उसका जो एविडेंसेस हैं बेसिकली वो कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से, सारण से, वैशाली गया, पटना, इन सब जगहों से मिले हैं। नियोलिथिक एज के बोन के टूल्स मिले हैं चिरांड से, ठीक है, और सरान, चेचर ऑफ वैशाली, सोनपुर ऑफ गया, और चालकोलिथिक टूल्स और पॉटरी मिली हैं मानेर से, पटना में। आर्कियोलॉजी की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, कॉपर प्लेट वाले इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, रुइंस मतलब खंडर जो बचता है, कॉइन्स, ये सब भी अलग अलग जगहों से मिले हैं। अच्छा, रिकॉर्ड्स जो हैं भाई, जो चीज रिकॉर्डेड है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है ही हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन का, और आर्काइवल एविडेंसेस भी मिले हैं। आर्काइव्स होते हैं ना जहां पे चीजें स्टोर की जाती हैं, वो भी मिले हैं बहुत पार्ट्स ऑफ बिहार से। अच्छा, इन इंस्क्रिप्शंस में हैं पिलर्स जो हैं एम्परर अशोक के, जो लौरिया एरेराज, लौरिया नंदागढ़, रामपुरवा, उनके मिनिएचर इंस्क्रिप्शन मिले हैं सासाराम की चंदन पीर हिल से। केव इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोक के और उनके पोते के ग्रैंडसन दशरथ के नागार्जुन हिल से। ये मेजर एविडेंसेस हैं मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के जो यहां से मिले हैं। प्राकृत भाषा में है ये, और जो इनकी स्क्रिप्ट है वो कौन सी है? ब्राह्मी है। और 2 रिकॉर्ड्स हैं किस चीज के? यक्ष स्टैचू के, जो कि पटना से मिले हैं, और 2 रिकॉर्ड्स हैं महादेवी प्रभुदेवा के, जो कहां से मिले हैं? बसाड़ करके जगह है वैशाली डिस्ट्रिक्ट में, वहां से। अच्छा, जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे के मिले हैं वो संस्कृत लैंग्वेज में हैं और इनकी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सील्स मिली हैं क्ले से बनी हुई, फ्लड से आ गई होंगी बह के कहीं से, जिनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं गुप्ता एरा से रिलेटेड। एक सील मिली है फ्रॉम बसाड़ जो कि है महादेवी ध्रुव स्वामिनी की, जो मेंशन करता है कि ध्रुव स्वामिनी वाइफ थी चंद्रगुप्त II की और मदर थी गोविंद गुप्त की। एक इंस्क्रिप्शन मिला है बौद्ध गया से जो मेंशन करता है महामाना II को, एक मॉन्क थे कहां से? श्रीलंका से। इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार महामाना जो II थे उन्होंने एक पैलेस बनाया था वज्रसान के पास बौद्ध गया में। गुप्ता डायनेस्टी का भी मेंशन है इन सील्स पे, जो कि गुप्ता एरा को बिलोंग करती हैं, जो नालंदा से पाई गई हैं। स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो बिलोंग करते हैं आदित्य सेन गुप्ता एरा को, इस गांव से। एक गांव है अपासड़, कहाँ पे? नवादा प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट के पास। ये काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री प्रोवाइड करता है किसके बारे में? पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, फ्रॉम कृष्णगुप्त टू आदित्य सेन। इंस्क्रिप्शन मिला है आदित्य सेन का मंडार हिल से, बौंसी करके एक जगह है, वहां से मिला है ये। और एक्सकवेशन डिस्क्राइब करता है एक पॉन्ड, और एक आर्किटेक्चर मिला है किसका? विष्णु जी के स्टैचू का। एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है ऑफ किसका? जीवगुप्त II। कहां से? फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड देव वरुणार्क इन आरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द जीनियोलॉजी। जीनियोलॉजी मतलब लाइनेज, बाप दादा, फिर मतलब उनका पूरा वंश के बारे में, ऑफ द पोस्ट गुप्ता रूलर्स के बाद वाले रूलर्स के बारे में। और फोर्टिफाइड वॉल्स हैं और केव्स मिले हैं राजगीर के, जो बनाए गए थे बाय हुम? किंग अजातशत्रु, और उन्हें स्टडी किया बुचनन और हैमिल्टन ने, ठीक है। हॉटगांव करके है जो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट केसरिया स्तूप और अरिराज पिलर। मेजर किट्टो ने डिस्क्राइब किया है कि केव्स जो अशोक ने बनाए थे और उनके पोते ने बनाए थे आसपास के पहाड़ी इलाकों में, जो उन्होंने एक्सकवेट किए हैं। कौन सा माउंट एक्सकवेट किया है? कुर्कीकर कुहरार, पाटलिपुत्र से। और कन्हिंगम, जिनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइंस कहा जाता है, इन्होंने भी बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आइडेंटिफाई की हैं बिहार में 1861 में। कनिंगम ने ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी अबाउट बोधि टेम्पल, जो कि बोध गया में लोकेटेड है, और उन्होंने वहां पे डिस्कवर किए थे ग्रेनाइट की बनी हुई रेलिंग्स। उन्होंने बरगांव करके भी एक जगह डिस्कवर की थी जो राजगीर से 11 किलोमीटर दूर है, जहां पे नालंदा महावीर लोकेटेड थी। 2 इंस्क्रिप्शंस और मिले हैं यहां से जिसमें नालंदा का नाम भी लिखा गया है। और सबसे फेमस स्टोन इंस्क्रिप्शन किसका? कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त का भी इसी वाले रीजन से
खोजा गया है। इंडिपेंडेंस के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी स्टैब्लिश हुआ पटना यूनिवर्सिटी, हमने ऊपर अभी देखा भी था, जिससे क्या हुआ कि काफी मोमेंटम गेन हो गया। भाई जब ये सब इंस्टीट्यूशंस डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं तो वो वही काम करते हैं जिसके लिए वो बने हैं। और के देव और डॉक्टर अल्टकर ने एक्सकवेट किया वैशाली को और कुम्हराहार को 1951 में, वैशाली को 1950 में, और स्टेट का आर्कियोलॉजिकल डायरेक्टोरेट भी स्टैब्लिश हुआ 1962 में। अब हम लिटरेरी सोर्सेज देख लेंगे। रिलीजियस भी हैं और नॉन रिलीजियस भी हैं, जिनसे हमें पता लगता है बिहार की हिस्ट्री के बारे में। वैदिक लिटरेचर, जैन, बुद्धिस्ट लिटरेचर, काफी तरह का लिटरेचर वहां से मिला है। वैदिक लिटरेचर में ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदरण्यक उपनिषद, ये कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं। बिहार वर्ड कहाँ मेंशन्ड है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद में मगध ऑलरेडी मेंशन था अथर्ववेद में, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज हैं। अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, बुद्धिस्ट लिटरेचर के हैं ये, और भगवती सूत्र। कौन सी लिटरेचर है ये? जैन लिटरेचर। ये अपने आप में भी याद रखना, पता चला भगवती सूत्र लिखा आया है और आप बुद्धिस्ट लिटरेचर मार्क करके आ रहे हो। पहला इंफॉर्मेशन महाजनपद का कहां से मिलता है? अंगुत्तर निकाय से, और भगवती सूत्र ऑफ बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर रिस्पेक्टिवली, अंगुत्तर ऑफ बुद्धिस्ट एंड भगवती ऑफ जैन। 16 जनपद में से मगध, लिच्छवी और अंग बिहार में थे। तबाके नसीरी, मिन्हाज सिराज की बुक है, बहुत फेमस। तारीखे शेरशाही अब्बास खान शेरवानी की मेजर लिटरेरी सोर्सेज हैं मिडीवल पीरियड के। तबाकते नसीरी अर्ली हिस्ट्री है ऑन द अराइवल ऑफ टर्क्स, जब टर्क्स आए इंडिया में। ये पहला कॉम्पोजिशन है पर्शियन लैंग्वेज में जो इंडिया में लिखा गया। तारीखे शेरशाही अकेला ऐसा सोर्स है जहां से पता लगता है हमें शेरशाह जी के एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री के बारे में। इंसान सादिया दहलवी की बसंतिनुल उन्स, शेख कबीर की अफसाना शाही, रिजगुल्ला की वकीयत मुस्ताखी, गुलाम हुसैन सलीम की रियाजुल सलातिन और गुलाम हुसैन तबलाबाई की सीरुल मुख्तरिन, ये सब भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लगता है मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ज्योतिश्वर की वर्णा रत्नाकर, चंदेश्वर की रजनी रत्नाकर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। देखो इनका ना मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, इनके आप बुक के नाम और इनके ऑथर के नाम याद रखो, और ये तो फिर आपको याद हो ही जाएगा कि ये बिहार से रिलेटेड है। और इन सब सोर्सेज में इंडिका, मैंने आपको बताया था, ग्रीक ट्रैवलर थे मेगिस्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। और एक ट्रैवलोग, मतलब आपका ट्रैवल आपने किया उसका वृत्तांत, जो आजकल व्लॉगिंग करते हैं ना लोग, ये वो व्लॉगिंग है बेसिकली, लिखी भी व्लॉगिंग है ये, बाय फाहिन ह्यूनसांग इत्सिंग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इसके अलावा यूरोपियन ट्रैवलर्स ने जो इंडिया में उस वक्त आए वो कौन थे? रॉल्फ फिच, एडवर्ड टेरी, जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, मानुकी, ये सब, इन्होंने भी काफी बताया है बिहार का अपने ट्रैवलोग्स में। पेलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो स्टोन टूल्स हमने अभी देखा ही था, बहुत जगहों से मिले हैं। थोड़ा लोकेशंस बस थोड़ी थोड़ी याद रखो, नालंदा, गया, मुंगेर, भागलपुर, ये सब। और यहाँ से इंस्ट्रूमेंट्स भी मिले हैं, फ्रॉम जेथियान वैली ऑफ नालंदा, पेमार वैली गया, भीमबंद और पैसरा ऑफ मुंगेर, राजपोखर एंड भालीजोर ऑफ भागलपुर एंड वाल्मीकि नगर इन वेस्ट चंपारण। और स्टोन टूल्स जो इन प्लेसेस से मिले हैं वो अशूलियन टाइप हैं। इनमें से एक्स, स्क्रेपर, प्लैंक, नाइफ, सिकल, एनग्रेवर, ये सब मिले हैं। मतलब ज्यादातर वो वाले टूल्स हैं जो स्किन निकालने के काम आते थे, वेरी शार्प टूल्स, ठीक है। न्योलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज देखेंगे तो ये कौन कौन सी साइट्स हैं? चेचुर, वैशाली, कुतुबपुर, चिरांड ऑफ सारण, मनेर ऑफ पटना, सिनौर ऑफ रोहतास, सोनपुर ऑफ गया, ताराधी एंड कौर, ये सब। और चिरांड से सबसे इंपॉर्टेंट चिरांड है इनमें से, ठीक है। ये है कौन सी रिवर के किनारे है? ये गंगा के, और ये चेरो रूलर के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। ये एक्सकवेट हुआ था 1962 में, और यहां से ब्लैक न्योलिथिक बोन टूल्स मिले थे, ब्लैक पेंटेड पॉटरी भी मिली थी। कहां से? फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड छेचर इन वैशाली डिस्ट्रिक्ट, जो कि गैंजेस गंडक वैली में लोकेटेड है। और ताराडी कहां पे है? फाल्गु रिवर पे, गया डिस्ट्रिक्ट में। और सेनौर है ऑन द बैंक्स ऑफ कुर्दा रिवर। कॉपर स्टोन पीरियड की बात करें तो चालकोलिथिक एज हो गई ना ये वाली, यहाँ इसके जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं सोनपुर, गोराडी, मनेर, सेनौर, चिरांड, चेचर और अरियाप से। और चालकोलिथिक कल्चर में भी लाइफ जो थी आदमी की वो कैसी थी? एग्रीकल्चर और हंटिंग। देखिए ये बेसिक एंशिएंट हिस्ट्री है, पता होने चाहिए सबके फीचर्स आपको, तो ये थोड़ा पढ़ के जाइएगा। और आयरन के एविडेंसेस कहां से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
आयरन एज। आयरन एज वो पीरियड था जो वैदिक एरा के बाद आया। इसमें क्या होता है, ह्यूमन सेटलमेंट्स कहां तक पहुंच गए थे, नॉर्थ बिहार तक। इस टाइम पे आयरन यूज होता था टूल मेकिंग में। सेकेंड फेज जो आया आयरन एज का, जिसको हम बोलते हैं नदरन ब्लैक पॉटरी, NBP वाला आयरन, उसका यूज कहां होता था, एग्रीकल्चर में। जब एग्रीकल्चर का यूज बढ़ेगा तो सेटलमेंट्स बढ़ जाएंगे, विलेजेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और अर्बनाइजेशन के साक्ष्य प्राप्त होंगे बिहार से पहली बार इसी दौरान, नगरीकरण के। ठीक है, अब हिस्टोरिकल पीरियड की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण के अनुसार आर्यंस पहले बार कहां से आए थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आए थे। सरस्वती इंपॉर्टेंट रिवर थी, ए प्रोमिनेंट प्लेस थी। देवी तमा, सरस्वती को तो कहा गया है नदी तमा, और यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ और रिचुअल्स ऑर्गेनाइज होते थे। शतपथ ब्राह्मण किसके बारे में स्टोरी है, माधव विधेय और गौतम रघुराना की, जिसके अनुसार माधव विधेय ने एक्सटेंड किया था आर्यन कल्चर नदरन बिहार में। मिडिल फेज आते आते आर्यंस ने काफी जगह तक एक्सपैंड कर गए थे, मगध तक, अंग तक, वज्जी तक, विदेह तक, अंगुत्रप तक। किंग विदेह माधव और उनके पंडित जी, प्रीस्ट जो रहे होंगे, जो रिचुअल्स करते होंगे, गौतम भगवान, वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ चले गए थे आफ्टर बर्निंग द रिचुअल फायर फ्रॉम द बैंक्स ऑफ सरस्वती, और वो गंडक रिवर पहुंचे थे इन विदेह रीजन ऑफ बिहार। और ये जो फिर फायर थी वो बुझी कहां पे थी, गंडक रिवर में, जिसकी वजह से गंडक को बोला जाता है सदा नीरा। क्यों बोला जाता है, किसे बोला जाता है, पहला तो ये फैक्ट, और क्यों बोला जाता है ये थोड़ी स्टोरी आपने देख ली अभी। इसी वे तरीके से एक्सपेंशन और सेटलमेंट हो रहा है, मतलब आर्यंस आ रहे हैं और देखो इस तरफ तक बढ़ रहे हैं। शतपथ ब्राह्मण में ऐसा बताया गया है। लास्ट फेज जब आता है पोस्ट वैदिक पीरियड का, तो विदेह का मेंशन था ड्यू टू द कॉम्पोजिशन ऑफ उपनिषद्स। किंग जनक विदेह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर थे, जिन्होंने उपनिषद्स कंपोज किए थे। और वृहदरंग के उपनिषद डिस्क्राइब करता है यज्ञवल्क्य के गार्गी और यज्ञवल्क्य मैत्री के डायलॉग्स को। यज्ञवल्क्य और उनकी वाइफ मैत्री कहाँ रहती थी, विदेह किंग जनक के कोर्ट में रहते थे ये दोनों। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे थोड़ी सी पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार की। 16 जनपद थे टोटल, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। 2 जनपद गंधार और काम्बोज कहाँ लोकेटेड थे, अफगानिस्तान में। कैपिटल जो थी गंधार महाजनपद की, वो तक्षशिला थी, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। इनमें से 3 महाजनपद मगध, अंग, वज्जी कहाँ लोकेटेड थे, बिहार में। तीनों याद कर लो। अंग जिसका पहला जिक्र है अथर्ववेद में, उसका कैपिटल था चंपा, जो भागलपुर में है। अष्टदई में, जो कि पाणिनि ने लिखी है, देखो 2 फैक्ट तैयार हो रहे हैं। अंग को कहा गया है वंग, कलिंग या फिर पुंडु, इस नाम से अंग को ही बोला गया है। अंग महाजनपद जो है वो कहां से कहां स्ट्रेच्ड है, फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार टू बे ऑफ बंगाल। और मनभूम, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, संथल परगनास भी इंक्लूडेड है, इसी महाजनपद के अंडर ही आते थे। महाभारत और पुराण के अनुसार 6 में से एक जो बेटा था किसका, किंग बाली का, अंग, उसने बेसिकली ये स्टैब्लिश किया था अंग महाजनपद। जो ये एरियाज हैं, वज्जी महाजनपद, देखो ये वाला इसे काट दो, ये सेम चीज आ गई है यहाँ पे रिपीट। वज्जी महाजनपद स्टैब्लिश हुआ था अराउंड 725 BC। ये यूनियन था 8 स्टेट्स का, 8 स्टेट्स को मिला के बना था। और कौन कौन सी थी, लिच्छवी, विदेहा, जित्रिक, वज्जी, उग्रा, भोग, कौरवा और इक्ष्वाकु। इसमें वैशाली कैपिटल थी लिच्छवी की, मिथिला विदेहा की, कुंडग्राम जित्रिक की और कोलाक थी वज्जी की। कैपिटल थोड़ा याद रखना, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। और कैपिटल जो एंटायर वज्जी संघ की थी वो वैशाली थी। लिच्छवी सबसे फेमस स्टेट था इन 8 में से, तो वज्जी संघ को बोला जाता था लिच्छवी संघ। रिपब्लिकन सिस्टम कहाँ स्टैब्लिश हुआ था, गणतंत्र, वैशाली में, इसलिए इसको दुनिया का पहला रिपब्लिक कहा जाता है। राजा विशाल के नाम के ऊपर नाम रखा गया वैशाली। लिच्छवी संघ का जो मीटिंग होती थी वो एक बिल्डिंग में होती थी, संस्थागर। असेंबली को बोला जाता था संस्था, जो हाईएस्ट असेंबली थी किसी रिपब्लिक की। इसके अलावा एक इंस्टीट्यूशन था अष्टकुल, जिसमें 8 रिपब्लिक के, नाम से पता चल रहा है ना, 8 रिपब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे, जो कि काम करते थे ऑफ न्याय महासमिति। गमगमनी और पूर्ण गमिका ये सुपरविजन के लिए अपॉइंट किए जाते थे, विलेज और टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। गमगामिनी, गाम आजकल बोलते हैं ना, गांव को गाम भी बोलते हैं ना, तो गामिनी विलेज और पूर्ण गमिका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट्स के हेड होते थे। ये नाम ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है लिख के कि इनका क्या काम था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मगध एम्पायर का उदय, बेसिकली पहला मेंशन 100 बार बता दिया मैंने, अथर्ववेद। मगध रीजन कहाँ पे है, साउथ सदर्न पार्ट पे है,
ऑफ द गैंजेस, प्रेजेंट डे बिहार, जिसमें कौन कौन से रीजन्स आते हैं? पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद। राजगृह और पाटलिपुत्र फोकल पॉइंट्स रहे हैं मगध एम्पायर के। मगध काफी सक्सेसफुल रहा है सुपीरियोरिटी स्टैब्लिश करने में ओवर अदर महाजनपद्स। वाई? क्योंकि उसकी ज्योग्राफी, उसका लोकेशन, उसका रिचनेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी जगह की ज्योग्राफी ही तो डिटरमिन करती है उसकी इकोनॉमी। समझ रहे हैं आप? अब रीजंस क्या थे मगध एम्पायर इतना उत्थान पे क्यों गया? ज्योग्राफिकल लोकेशन, कैपिटल था भाई मगध, कैपिटल ऑफ मगध जो था सराउंडेड था बाय हिल्स फ्रॉम द सिटी साइड, प्रोटेक्टेड था, मतलब कोई उस टाइम पे बाहर से तो आएगा नहीं यहाँ पे। गैंजेस और सोन नदी पास होती थी जिसकी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट था, मिट्टी उपजाऊ थी, परफेक्ट थी एकदम एग्रीकल्चर के लिए। मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़िया थी, आयरन, कॉपर, फॉरेस्ट रिसोर्सेज सब कुछ था। आयरन था तो भैया औजार अच्छे बन सकते थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता था। और बाकी रिपब्लिक्स का थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया था। बुद्धिज्म, जैनिज्म एमर्ज हुआ इस रीजन में, जिसको सपोर्ट किया एक से एक बड़े रूलर्स ने, और सपोर्ट की वजह से रूलर्स को सपोर्ट मिलता था पब्लिक का उस टाइम पे। तो इस तरीके से मगध एम्पायर ने राइज किया। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने जो अभी देखे। अब हम देखेंगे बृहद्रथ डायनेस्टी। पहली जो हिस्टोरिकल डायनेस्टी है मगध की वो हर्यंक डायनेस्टी है, मतलब जिसके लीडरशिप में मगध एम्पायर इतना उभर के आया। लेकिन माइथोलॉजिकल सोर्सेस की बात अगर हम माने तो पहली डायनेस्टी जो है वो बृहद्रथ डायनेस्टी है, क्योंकि बृहद्रथ किसके नाम पे पड़ी? बृहद्रथ फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। उनके फादर थे छेदीराज वासु, कैपिटल थी वासुमती या फिर गिरिविराज या फिर कुशाग्रपुर। सबसे फेमस जो राजा रहे इस डायनेस्टी के वो थे जरासंध। महाभारत में एक डिस्क्रिप्शन है, एक मल्ल युद्ध हुआ था, कुश्ती वाला जो युद्ध होता है जरासंध और भीम के बीच में। एक और बात अगर हम माने तो जो फुटप्रिंट्स हैं इस वॉर के वो आज भी विजिबल हैं राजगृह की चट्टानों पे। उन्होंने हराया था काशी, कोशाल, छेदी, मालवा, विदेह, अंग, इन सब जगहों के राजा को। जरासंध की डेथ के बाद उनके जो बेटे थे सहदेव वो फिर राजा बनते हैं। लास्ट जो रूलर थे वो थे रिपुंजय। ये आपको थोड़े से फैक्ट्स याद रखने हैं। जिनको मार दिया था उनके मिनिस्टर पुलक ने और बाद में अपने बेटे को किंग बना दिया था। उसके बाद एक कोटियर महिया थी जिन्होंने पुलक को मार दिया और अपने बेटे को उनकी जगह बैठा दिया, और वो बेटा कौन था? बिंबिसार। ठीक है। फिर आएगी हर्यंक डायनेस्टी। मगध और बिहार जो वर्ड्स हैं वो अथर्ववेद में हैं पहली बार, जैसा हमने अभी देखा भी। मगध एम्पायर कंसिडर की जाती है पहली किंगडम इंडिया की, पहला साम्राज्य। जो फाउंडर थे मगध के वो थे बिंबिसार या फिर श्रेणिक, जो इस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। बिंबिसार का टाइम पीरियड देखेंगे 544 से 492 बीसी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंश। अब महावंश क्या है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं तो थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है। फाउंडर थे हर्यंक डायनेस्टी के बिंबिसार राजगद्दी पे बैठे जब वो 15 साल के थे, और उनकी लीडरशिप में मगध एम्पायर बढ़ना शुरू हुआ। राजगृह उनकी कैपिटल थी और करीब 52 साल उन्होंने रूल किया। और राजगृह जो है उन्हीं के कोई आर्किटेक्ट थे महागोविंद, जिन्होंने ये सिटी प्लान की थी। अजात शत्रु की बात करें तो 493 से 461 रूलर थे। ये इंपीरियल नेचर के रूलर थे, जैसे कि उनके फादर थे बिंबिसार। एक्सपेंशन चाहते थे, ये जैनिज्म को फॉलो करते थे। ये उनका निकनेम कुणिक था। और 3 अपराइजिंग हुई थी इनके पीरियड में, जिसकी वजह जो रिजल्ट्स जो थे वो इन्हीं के फेवर में थे। उज्जैन की बात करें 461 444 गवर्नर थे चंपा के अपने फादर अजात शत्रु के टाइम पे। ये गवर्नर थे, इन्होंने अज्यूम की अपने फादर को मार के इन्होंने सत्ता हासिल की थी। उसके बाद ये सेटल हो गए थे पाटलिपुत्र के सिटी पे, और जो कि कहां पे थी? गैंजेस और सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड थी। उसके बाद उन्होंने कैपिटल मूव करी मगध राजगृह से और स्टैब्लिश की पाटलिपुत्र। उज्जैन जो थे ये जैन थे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये अलग अलग आएगा, मतलब इसी डायनेस्टी के अशोक तक आते आते वो बुद्धिस्ट हो जाएंगे, तो ये थोड़ा सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यही बता दिया, ध्यान रखिएगा। जैन चैत्याग्रह बनाया इन्होंने बीचों बीच पाटलिपुत्र के। उज्जैन को पोलक ने मारा था। ये अवंती के राजा थे। अमात्य शिशुनाग जो थे काशी के, उन्होंने शिशुनाग डायनेस्टी स्टैब्लिश की नाग दशक को मार के। जो लास्ट रूलर थे हर्यंक डायनेस्टी के। नाग दशक को दर्शक भी कहा जाता है पुराणों में। शिशुनाग डायनेस्टी 412 से 345 गवर्नर थे काशी के शिशुनाग। ये किंग बने मगध के 412 में। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की मगध की फ्रॉम पाटलिपुत्र टू वैशाली। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा किसने शिफ्ट की थी पाटलिपुत्र से वैशाली। इन्होंने वत्सा, अवंती, कौशांबी पे कब्जा किया। इनकी डेथ के बाद इनके बेटे कर्ण इन्होंने
वो बैठे राजगद्दी पे। उन्होंने पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया। बेस्ट रूलर जो थे शिशुनाग डायनेस्टी के वो थे काल अशोक। इनके ही शासनकाल में सेकेंड काउंसिल हुई थी बुद्धिज्म की वैशाली में 383 बीसी में। और नंदीवर्धन कौन थे? लास्ट रूलर थे शिशुनाग डायनेस्टी के। और सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के कौन थे? मैंने अभी आपसे पूछा है प्रेसिडेंट कौन थे। आप तीनों बुद्धिस्ट काउंसिल के मुझे बताइए कहां हुई थी और कौन प्रेसिडेंट थे। नंद डायनेस्टी 345 से 321। महापद्मनंद ने एंड की शिशुनाग डायनेस्टी को और कंट्रोल किया मगध एम्पायर का अपने हाथ में और नंद डायनेस्टी की स्थापना की। मगध पावर क्लाइमैक्स पे पहुंची थी, अपने चरमोत्कर्ष पे थी नंद डायनेस्टी के अंडर। नंदा और उनके 8 बेटे रूल करते थे इस डायनेस्टी के अंडर। बेस्ट रूलर्स थे महापद्मनंदा और घनानंद। महापद्मनंदा को क्या बोला जाता है? कली का अंश, सर्वक्ष, शत्रंख, ये इनकारनेशन थे सेकंड परशुराम, भार्गव, एकरथ, ये सब इनके निकनेम्स हैं। मौर्य डायनेस्टी की बात करें 321 से 185 चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश की थी। लास्ट जो रूलर थे नंद डायनेस्टी के घनानंद, इनको हरा के। और सबसे पावरफुल रूलर्स कौन रहे इनके? हम सब जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के। स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है इनके जन्म पे और इनकी कास्ट पे। ब्राह्मण्स टेक्स्ट की माने, विष्णु पुराण की और मुद्राक्षस की माने। अच्छा, राइटर कौन है मुद्राक्षस के, जरा ये बताइए आप मुझे। चंद्रगुप्त मौर्य एक मौर्य शूद्र थे और अकॉर्डिंग टू स्पूनर वो एक पारसिक थे। जैन और बुद्धिस्ट कहते हैं कि वो मौर्य क्षत्रिय थे। और इनको सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ये बेसिकली ग्रीक नेम्स हैं, इन नामों से भी जाना जाता है। कौटिल्य की मदद से, चाणक्य की मदद से इन्होंने कॉन्कर किया नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स, पंजाब और सिंध के। तभी इनके कॉन्टैक्ट्स आए थे एक्चुअली ग्रीक के साथ, वहीं से ग्रीक्स आए थे। इसके बाद इन्होंने कॉन्कर किया मगध एम्पायर। सेल्यूकस किंग बना था बेबीलोन का आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर। इसके बाद वो आते हैं इंडस रिवर के पास और वहां पे मतलब काबुल का रूट फॉलो करते हुए सेल्यूकस को हरा दिया जाता है और ट्रीटी होती है चंद्रगुप्त मौर्य की इनके साथ। इनको लिबरेटर कहा जाता है इंडिया का। लास्ट के टाइम पे उन्होंने राजगद्दी छोड़ दी थी और ये मतलब संन्यास ले लिया था इन्होंने विद भद्रबाहु एट माउंट चंद्रागिरी। इंपॉर्टेंट है ये, श्रवणबेलगोला मैसूर में, जहां पे इन्होंने खुद अपनी लाइफ एंड की थी बाय सालेखना। सालेखना एक जैन्स में एक रिचुअल होता है, एक ट्रेडिशन मान लीजिए, जिसमें आप खाना पीना सब छोड़ देते हो और आप अपने आप फिर आपकी डेथ हो जाती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी हेलेना, अच्छा एक सीरियल भी आता था शायद स्टार प्लस पे या किसी पे, उसमें ये सब काफी अच्छे से दिखाया हुआ है। ये हेलेना अगर किसी ने देखा हो तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी शादी कराई थी और एज डाउरी उन्होंने, देखो तो पहले के जमाने में मिलता था दहेज, तो हेरात, कंधार, मकरान कोस्ट ये सब उनको मिला था और इसके बदले में, देखो बदले में भी होता था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस ने एक एम्बेसडर भेजे थे, कौन? मेगास्थनीज, इंडिका वाले, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, जिन्होंने बुक लिखी थी ऑफ कोर्स इंडिका, ठीक है। चलिए, बिंदुसार 298 से 273। बिंदुसार 298 बीसी में बनते हैं किंग। ग्रीक्स उनको बोलते हैं अमित्रघात, अमित्र शेट्स या फिर अमित्र घाट, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, देखिए, जिसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। और इनका और दूसरा नाम था सिंहसेन, अशोक। ये भी सीरियल है, मतलब ये रिलीजियस सीरियल्स तो मेरे हिसाब से देख लेने चाहिए अगर टाइम हो तो। माइथोलॉजिकल और ये रिलीजियस, ये सब बढ़िया हैं। बिंदुसार को सक्सीड किया अशोक द ग्रेट ने, और इन्होंने 273 में ये बैठे मगध के राज सिंहासन पे। सिन्हलीज लिटरेचर की बात करें तो श्रीलंकन लिटरेचर बेसिकली, अशोक एम्परर बने थे 99 भाइयों को मारने के बाद, लेकिन मतलब ये ऐसा मत है बस, तो ये अलग भी हो सकता है। और उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेपाली लिटरेचर की माने तो अशोक गवर्नर रहे तक्षशिला के रूलर बनने से पहले। श्रीलंकन लिटरेचर की माने तो वो जैन के थे। अशोक को इनिशियली बुलाया जाता था चंड अशोक या फिर काम अशोक। अशोक 4 इंस्क्रिप्शंस में उनके मेंशन्ड है ये नाम पर्टिकुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्की, गुर्जर, नेट्टूर और उडेगोलम, वेरी इंपॉर्टेंट। और भब्रू इंस्क्रिप्शन में उनको बोला गया प्रियदर्शी, और मस्की इंस्क्रिप्शन में उनको बोला गया अशोक, और बुद्ध शाक्य, स्टार बनाओ इस पे। बहुत ही क्लासिफाइड है ये पूरा डेटा जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए। मैं गारंटी ले रही हूं इस चीज की कि आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, बशर्ते आप अच्छे से रिवीजन करके जाते हैं और ट्रस्ट करते हैं, बस।
बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, यू विल डेफिनेटली क्लियर योर एग्जाम। शुंग डायनेस्टी 185 बीसी में खोजी गई, फाउंड की गई, जो भी बोल लीजिए, बाय पुष्यमित्र शुंग। बृहद्रथ को मार के, लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का बृहद्रथ, इसको मारा पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है शुंग डायनेस्टी के बारे में अयोध्या इंस्क्रिप्शन ऑफ धनदेव से, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन वेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मालविकाग्निमित्रम किसकी है? कालिदास की, और महाभाष्य किसने लिखी? पतंजलि ने। इन सब में शुंग डायनेस्टी का जिक्र है। और पुष्यमित्र शुंग ने अथॉरिटी सिक्योर की मगध किंगडम पे और प्रोटेक्ट किया कंट्री को यवनास के इन्वेजन से भी, और पीस स्टैब्लिश किया, रीस्टैब्लिश किया वैदिक रिलीजन को। इसलिए इनका जो पीरियड है ना, टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है वैदिक प्रोसेस या फिर वैदिक रेनेसॉ। रेनेसॉ क्या होता है? मतलब पीरियड ऑफ रीअवेकनिंग, मतलब जो आपके हैं, जो चीज आप भुला चुके हो बेसिकली, उसका फिर से पुनरुत्थान, इफ दैट इज द राइट वर्ड। तो मतलब समझ गए ना आप? एक बारी कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि समझ गए हैं आप, नहीं तो हम किसी और बेटर तरीके से समझाएंगे आपको। पुष्यमित्र शुंग ने लड़ाई की, युद्ध लड़ा विदर्भ और यवनास के साथ, जिसमें वो जीते थे। उसके इनकी डेथ के बाद इनके बेटे अग्निमित्र राजा बनते हैं और वो 8 साल रूल करते हैं। अग्निमित्र ही बेसिकली प्रोटागनिस्ट हैं कालिदास के प्ले मालविका अग्निमित्रम में, ठीक है। लास्ट रूलर शुंग डायनेस्टी के कौन थे? देवभूति, जिनको असैसिनेट कर दिया था वासुमित्र ने। एम्पायर शुंग डायनेस्टी का एक्सटेंड करता था हिमालय से बिरार तक, देखो कितना ज्यादा बड़ा एम्पायर था। कैपिटल पाटलिपुत्र थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, और इस टाइम पे विलेज सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी गवर्नमेंट की। पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बुद्धिस्ट स्तूप्स को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन बुद्धिस्ट स्तूप्स ऑफ सांची, बरहुट और बोध गया को और ज्यादा ग्रैंड कर दिया था। इन्हीं की डायनेस्टी के टाइम पे गोल्ड कॉइन्स थे, जिनको क्या बोलते थे? कनिष्क, दिनार, सुवर्ण, स्वर्ण, मासिक। कॉपर कॉइन्स को क्या बोलते थे? क्षर्पण। ये वाला क्ष, ये है ये वर्ड। और वर्ड पुराण या फिर धरण जो है, धारण या धरण, वो किसके लिए होता था? सिल्वर कॉइन के लिए, चांदी के सिक्के के लिए। इस टाइम पे भागवत रिलीजन एमर्ज हुआ सोसाइटी में। महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा, वो मेन कंट्रीब्यूटर रहे किस चीज के? कॉस्मिक संस्कृत को रिवाइव करने के लिए। बहुत गजब के आर्किटेक्चर के स्पेसिमेंस मिलते हैं शुंगा आर्किटेक्चर के बोध गया से। एक स्मॉल स्टोन ऑल्टर भी मिला है बोध गया के आसपास, जो बनाया गया था शुंग पीरियड के टाइम पे ही। तो ऐसे हमने ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली। अब कुछ इवेंट्स और डेट्स हैं एंशिएंट टाइम्स की, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो क्वेश्चन सही करने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रटने के लिए तो मैं नहीं कह रही हूं, ना ही आप रट पाएंगे। हरप्पन सिविलाइजेशन पीरियड देख लीजिए 2300 से 750, ऋग्वेदिक 1500 से 1000, आर्यन कल्चर जब आता है गैंजेस वैली में 1000 to 600, और मेंशन होता है कि आर्यंस यहाँ पे सेटल हो गए हैं प्लेन एरिया विदेह में, शतपथ ब्राह्मण में 800 बीसी। 600 से 500 बीसी में सेकेंड अर्बनाइजेशन और 16 महाजनपद वाला पीरियड। 563-483 से महात्मा बुद्धा की लाइफ का पीरियड है ये। 544-492 से मगध किंग बिंबिसार का राज्य चलता है, मगध का राइज होता है। 540 से 468 ये वर्धमान महावीर का टाइम पीरियड चलता है इसमें। 500 स्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रिपब्लिक इन वैशाली, पहला रिपब्लिक बनता है वैशाली में। और 492 से 460 अजात शत्रु कॉन्क्वेस्ट करता है मगध का। 490 में पाटलीग्राम को स्टैब्लिश किया जाता है बाय हुम? अजात शत्रु। 483 पहला बुद्धिस्ट काउंसिल सप्तकर्णी केव्स नियर राजगीर। 460 से 444 उदयभद्र या फिर उदयन का टाइम पीरियड है ये। 455 पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया जाता है मगध की बाय हुम? बाय उदयन। अभी ऊपर भी देखा है ना ये सब हमने। 413 से 344 शिशुनाग डायनेस्टी। 383 सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। देखिए यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, वो आप मेरे को बताएंगे कमेंट डाउन करके। और कोई ट्रिक और बताइए उसको याद करने की। चलिए 344 बीसी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नंदा डायनेस्टी। 322 बीसी नंदा डायनेस्टी का अंत हो जाता है। डिफीट कौन, अभी ये सब देख चुके हैं ना आप, बस हम टाइम पीरियड देख रहे हैं। 322 से 298 चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। 315 मेगास्थनीज आएंगे पाटलिपुत्र में। 298 से 272 बिंदुसार का टाइम पीरियड। 272 से 232 अशोका द ग्रेट का टाइम पीरियड। 261 कलिंग विक्ट्री, अशोक बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये वॉर छोड़ देते हैं ना कलिंग में जो मारकाट होती है उसको देख के। 249 थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, अशोक प्रमोट करते हैं बुद्धिज्म आसपास की कंट्रीज में भी। 185 बृहद्रथ की डेथ
किलिंग बाय हुम, पुष्यमित्र शुंग, और मौर्यन डायनेस्टी का एंड हो जाता है। डिमेट्रियस भी इन्वेड करते हैं पाटलिपुत्र को। 185 से 72 रेन ऑफ शुंग डायनेस्टी, 72 से 27 कन्वा डायनेस्टी का टाइम, 319 से 335 द रूल ऑफ चंद्रगुप्त वन इन मगध, द ड्यूरेशन ऑफ पीक है ये गुप्ता एम्पायर का, एकदम पीक चल रहा है। 319 से गुप्ता एरा शुरू होता है। 335 से 375 समुद्रगुप्त का रेन आएगा, गुप्ता एम्पायर का एक्सपेंशन हो रहा है। 375 से 412 चंद्रगुप्त 2, विक्रमादित्य जिनको बोलते थे, गोल्डन एज है गुप्ता पीरियड का। कल्चरल प्रोग्रेस काफी हुई थी। 405 से 411 चाइनीज ट्रैवलर फाहीन आते हैं इंडिया। 414 से 455 कुमारगुप्त वन का टाइम, नालंदा महावीर इसी टाइम पे, महावीर में विहार इसी टाइम पे स्टैब्लिश होता है। 455 से 467 रेन ऑफ स्कंदगुप्त, हुनों का आक्रमण होगा, इन्वेजन ऑफ हुन्स। 467 से 494 रेन ऑफ बुद्धगुप्त, डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर शुरू हो जाएगा यहां से। और 500 एडी हुन इन्वेजन मगध का एक बार फिर से। 495 से 5110 रेन ऑफ भानुगुप्त, एंड ऑफ गुप्ता एम्पायर। 530 एडी द राइज ऑफ लेटर गुप्ता रूलर्स इन मगध रीजन। 606 से 641 एम्पायर एक्सपेंशन होगा ईस्टर्न इंडिया में, बाय हुम, बाय हर्षवर्धन, थानेश्वर के राजा थे, कन्नौज और थानेश्वर के। 635 युआन चुआंग आते हैं इंडिया, और 673 में इत्सिंग आते हैं इंडिया। एटलीस्ट आप नाम तो आपको याद रहेंगे कि हाँ ये लोग इंडिया आए थे, मतलब कुछ भी नहीं याद रहेगा तो वैसे तो सब कुछ याद रहेगा क्योंकि बताया जा रहा है। तो ये वाली चीजें हमने यहाँ पे देख ली।